प्रॉब्लम है अगेन सिस्टम। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास जो ड्रॉप का इस तरह से हो सकता है आपके पास कि कोई फायरवॉल है, तो वो जो एंट्री बीच में उसके लिए फायरवॉल एप्लीकेशन जो है उसकी जो एंट्री होगी उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी होगी और उसकी बेस के ऊपर एक्शन जो हो सकता है ड्रॉप का हो। जैसे फायरवॉल में होता है कि कुछ होस्ट को कुछ सर्विसेज जो है ना वो अलाउड नहीं होती, तो कुछ को अलाउड होती है, तो जिसको अलाउड नहीं होती तो उसके पैकेट वो ड्रॉप करेगा। तो इस तरह के रूल्स हो सकते हैं आपके फ्लो टेबल में जिसकी बेस के ऊपर पैकेट को ड्रॉप किया जा सके। ठीक है, तो पहले हमने बात की कि फॉरवर्ड की बात की कि पैकेट फॉरवर्ड किया जा सकता है रूल की बेस के ऊपर, उसको कंट्रोलर को फॉरवर्ड किया जा सकता है, एक किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड किया जा सकता है, पहली जो हमने बात की। दूसरी हमने बात की कि वो कंट्रोलर को फॉरवर्ड किया जा सकता है। तीसरी हमने बात की कि पैकेट ड्रॉप किया जा सकता है और चौथी हमने बात की कि वो पैकेट जो है नॉर्मल प्रोसेसिंग को भेजा जा सकता है। नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या कि आपके पास ऐसे स्विच हैं कि जो हाइब्रिड हैं जिसके ऊपर एसडीएन पाइपलाइन भी है और अगर आप चाहते हैं कि जी कोई पैकेट कोई ट्रैफिक आए तो वो जो ट्रेडिशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसी की बेस के ऊपर फॉरवर्ड हो, तो वो भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर इस तरह का एक्शन डिफाइन किया जा सकता है रूल के अंदर कि अगर ये ट्रैफिक आ जाए जिसके ये सोर्स डेस्टिनेशन आईपी या जो भी उसकी रूल डिफाइन करेंगे उसके लिए उसको नॉर्मल प्रोसेसिंग भी भेज दो, तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है आगे मैं आपको मैंने एक एग्जांपल दी है, ये आगे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे लेकिन चलें अभी इसको देख लेते हैं। ये आपके लिए मैंने एक एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने वो ऐप की हो जो लास्ट सेशन में मैंने आपको उसका लिंक दिया था, उसमें ये सारी उसकी डिटेल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे बताना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअल फ्लो एंट्री है स्विच की एसडीएन के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास एसडी यहाँ पे जो स्विच नज़र आ रहा है ये S3 स्विच है, इसकी इसकी फ्लो टेबल की एंट्री में देख रहा हूँ, तो इसके लिए कमांड जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी है sudo ovs ofkettle dump flows s3। तो इस कमांड के जरिए से वो फ्लो टेबल की एंट्री शो करता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो हमने एक्शन और उसकी बात की रूल और एक्शन की, वो फ्लो टेबल में आपको कैसे नजर आएंगी। तो ये फ्लो टेबल में अगर आप देखें इस फ्लो टेबल में, तो मैं इसमें आपको सबसे पहले हमने बात की थी कि उसके अंदर फ्लो टेबल एंट्री के अंदर हमारे पास होता है रूल। रूल में बताया जाता है कि जी इस फॉर एग्जांपल जो पैकेट आए उसका सोर्स आईपी या सोर्स डेस्टिनेशन आईपी या सोर्स मैग या डेस्टिनेशन मैग, तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इसका पार्ट है रूल वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखें इन इन पोर्ट टू, इन पोर्ट का मतलब कि पोर्ट टू पे अगर पैकेट आता है, ठीक है, और उसका डेटा लिंक सोर्स जो है वो ये है, डेटा लिंक सोर्स मतलब के सोर्स मैक एड्रेस, और उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये हो। ठीक है, इसी तरह से उसके आगे उसकी आईपी सोर्स और आईपी डेस्टिनेशन बता जाएगा। और फिर ये वाला जो पोर्शन है ये एक्शन, ये बता रहा है कि अगर इस तरह का पैकेट आए जो कि पोर्ट टू पे आए, ठीक है, इस तरह का पैकेट आए कि जो पोर्ट टू पे आए और उसका सोर्स मैक एड्रेस ये हो, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये हो, सोर्स आईपी ये हो, ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी ये हो, तो उसको फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 3 पे। ये एक्चुअल में आपको राउटिंग टेबल जो फ्लो टेबल होता है एसडीएन स्विच के अंदर उसकी फ्लो एंट्री आपको बता रहा हूँ, जो पीछे आपको मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो ये एक्चुअल एंट्री है जो मैंने वहां से रीड करके आपको उसका स्नैपशॉट बता रहा हूँ कि उसके अंदर किस तरह से आपको ये एंट्री नजर आएगी, जिस इसके अंदर आपको जो रूल पोर्शन भी नजर आ रहा है जो हमने बात की पिछली स्लाइड में। मैं दोबारा पिछली स्लाइड में जाता हूँ, तो यहाँ पे हमने जो बात की थी कि रूल पोर्शन, एक्शन पोर्शन और स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो मैं दोबारा अगली स्लाइड में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये रूल पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारा रूल पोर्शन है, आप देखें ये सारा रूल पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, और ये जो एक्शन जो लिखा हुआ है ये इसका एक्शन पोर्शन। एक्शन पोर्शन में आप देखें, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो एक्शन पोर्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्शन इक्वल्स आउटपुट पोर्ट 3। एक्शन आप देखें तो एक्शन में लिखा हुआ है एक्शन आउटपुट पोर्ट 3, मतलब इसको कि पोर्ट नंबर 3 पे फॉरवर्ड कर दो, इस एंट्री में ये डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा फिर इसमें एक और चीज थी जो अभी हमने इसमें देखी, ये स्टैटिस्टिक की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, पैकेट्स प्लस काउंटर, तो ये कहाँ पे है, तो ये इस एंट्री में अगर आप देखें
तो आपको नज़र आएंगे जो स्टैटिस्टिक हैं इस एंट्री से रेलेवेंट, कि इस एंट्री को ड्यूरेशन कितने सेकंड्स हो गए हैं कि ये एंट्री आई है, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं इस एंट्री के साथ मैच हुए हैं 115 नंबर ऑफ बाइट्स कितने ट्रांसमिट हुए हैं इसको मैचिंग जो है, ठीक है, वो हो गए। तो ये सारी इसकी स्टैटिस्टिक हो गई एंट्री से रेलेवेंट, तो ये हो गया। और दूसरा ये चलें इसको आगे देखेंगे, अभी इतना काफ़ी है। अच्छा, तो ये हो गया कि हमारे पास फ्लो टेबल जो होगा उसके अंदर रूल होगा, एक्शन होगा और स्टैटिस्टिक होगी, 3 सेक्शन होंगे। और तीनों सेक्शन मैंने आपको एक्चुअल फ्लो टेबल की एंट्री कैप्चर करके वो मैंने आपको बताए आगे, ठीक है। तो ये हो गया जी ओपन फ्लो जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो होगा क्या जी, कंट्रोलर के पास जब हमारे पास पैकेट आएगा तो स्विच क्या करेगा, उसके हेडर फील्ड्स को रीड करेगा, ठीक है। उसकी हेडर फील्ड्स को रीड करके जो फ्लो टेबल उसके अंदर होगा उसके साथ मैच जो रूल जो आपके पास होगा उसके अंदर, सॉरी उसके अंदर जो हेडर है उसको जो इंट्रीज है फ्लो टेबल की इंट्रीज है उसके साथ मैच करेगा। अगर उस फ्लो टेबल के अंदर कोई इंट्री के साथ वो मैच हो जाता है तो उस इंट्री में जो एक्शन डिफाइंड है वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा और काउंटर्स को अपडेट, ठीक है। तो उस इंट्री में ठीक है मैच हो जाएगी, जैसे हमने जो इंट्रीज देखी कि जी अगर कोई पैकेट आए तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो, चलो जी वो उसने डेस्टिनेशन एड्रेस उठाया और उस हेडर फील्ड्स को उठा के उसने टेबल के साथ मैच किया, इंट्री मैच होगी। उस इंट्री जो मैचिंग इंट्री थी उसमें एक्शन डिफाइन था कि इसको स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर ले जाए। देगा। यस अगर सर। डिफाइन है कि इसको ड्रॉप कर दो तो ड्रॉप कर देगा। अगर उसमें डिफाइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो दूसरा चेक और इसमें होगा कि अगर इंट्री मैच होगी चलो वो तो परफॉर्म कर देगा एक्शन स्पेसिफिक। अगर हमारे पास कोई इंट्री जो है वो मैच नहीं होती एसडीएन के केस में, ठीक है, हम एसडीएन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो वो पैकेट भेज देगा कंट्रोलर को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी में मैं कहता हूँ जी यहाँ से एक पैकेट आया है इस स्विच के पास, ठीक है, और इस स्विच ने क्या किया है, इस स्विच ने इस पैकेट में से जो पैकेट है इसका हेडर रीड करके क्या किया है, उसको मैच किया है, जो उसके पास फ्लो टेबल था उसमें लुकअप किया है, उसको मैच किया है। तो कोई भी उसकी मैचिंग नहीं हुई, तो जब मैचिंग नहीं हुई तो फिर क्या होगा, वो उस पैकेट को भेज देगा कंट्रोलर के पास, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, अगर आपके इस स्विच के पास एक पैकेट आता है, ठीक है, और पैकेट रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, हेडर्स को रीड करेगा, आपकी फॉरवर्डिंग डिवाइस, ठीक है, हेडर को रीड करेगी, उसमें से जो हेडर से इंफॉर्मेशन है जो उसका मैक डेस्टिनेशन, मैक सोर्स और इस तरह जो हेडर्स उसके साथ होंगे इंफॉर्मेशन रीड करेगा हेडर से, आईपी सोर्स, आईपी डेस्टिनेशन, टीसीपी पोर्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। फिर हेडर की इंफॉर्मेशन रीड करके फ्लो टेबल सेकंड काम करेगा, फ्लो टेबल लुकअप करेगा, जो इसका फ्लो टेबल है उसके अंदर चेक करेगा कि इसके हेडर में जो फील्ड्स हैं वो उसके लिए कोई डिफाइंड रूल तो नहीं है, फ्लो टेबल के अंदर कोई एंट्री तो नहीं मौजूद, कोई एंट्री मौजूद है तो उसके लिए लुकअप करेगा। अगर एंट्री फाउंड हो जाती है, ठीक है, तो क्या करेगा, फिर वो उसके लिए स्पेसिफिक जो है जो एक्शन डिफाइंड है एक्शन परफॉर्म करेगा। और अगर नॉट फाउंड, मैचिंग नहीं हुई, तो क्या करेगा, जब मैचिंग नहीं होगी तो होगा फॉरवर्ड टू कंट्रोलर, तो फिर ये इसको फॉरवर्ड कर देगा कंट्रोलर को, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अगर किसी एक स्विच के पास कोई पैकेट आता है तो पहले स्टेप में वो उसका हेडर्स रीड करके उसको मैच करेगा फ्लो टेबल के अंदर, जो जो एसडीएन स्विच के अंदर फ्लो टेबल होता है उसके अंदर जो एंट्रीज है उसके साथ मैच करेगा।
अगर मैच हो गया तो वो जो एक्शन डिफाइंड होगा फॉरवर्ड कर दो स्पेसिफिक वो पे फॉरवर्ड कर देगा। अगर डिफाइंड होगा कि इसको ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर देगा। अगर डिफाइंड होगा कि नॉर्मल प्रोसेसिंग पे सेंड कर दो तो सेंड कर देगा। अगर एक भी मैच ना हुआ तो क्या करेगा, उसको वो फॉरवर्ड कर देगा कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर जो है उसके लिए जो भी डिसीजन लेगा, उसके लिए कोई इंट्री इंस्टॉल करता है एडिशनली, कोई नया पैकेट आया फर्स्ट टाइम तो उसके लिए इंट्रीज इंस्टॉल कर सकता है, या जो भी डिसीजन वो कंट्रोलर डिफाइन करेगा उस तरह से वो आगे उसके साथ होगा। तो ये हमारे पास हो गया कि ओपन फ्लो। फ्लो टेबल क्या होता है, फ्लो टेबल में इंट्रीज कौन सी होती हैं, और वो इंट्रीज के जो है इंट्री के अंदर कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, ये हमने देख लिया। अच्छा जी, जो हमारे पास आजकल स्विचेस अवेलेबल हैं, ये थोड़ी सी पुरानी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ओपन, बहुत सारे वेंडर्स हैं जिन्होंने हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विचेस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो जिसके अंदर जो दोनों टाइप के नेटवर्क में काम करेंगे। जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उस पर भी काम करेंगे, और जो आपके पास प्योर एस डी एन नेटवर्क जिसमें तमाम डिवाइसेस एस डी एन की हैं उसमें भी काम करेंगे। तो उसमें ये उसको हाइब्रिड स्विचेस कहते हैं। आप उसको एस डी एन के साथ एस डी एन इनेबल्ड हैं, एस डी एन इन्वायरमेंट में भी वो काम कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में भी वो काम करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास ओपन फ्लो सॉफ्टवेयर स्विचेस हैं। सॉफ्टवेयर स्विचेस भी अवेलेबल है। एक तो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, ओपन फ्लो इनेबल्ड। दूसरी हमारे पास सॉफ्टवेयर स्विचेस हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट है और वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर स्विचेस चाहिए तो इंडिगो का जो है आपके पास ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकती है। इस तरह लिंक है, लिंक भी ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, ओपन फ्लो इनेबल्ड, जिसको आप रन कर सकते हैं लिनक्स के ऊपर, सोलेरिस के ऊपर, विंडोज़, मैक ओएस, फ्री बी एस डी, इसके ऊपर आप उसको रन कर सकते हैं। ये पेंटाओ है, ये भी बेसिकली ऐसा आपके पास एक सॉफ्टवेयर स्विच है जिसके ज़रिए से आपके पास जो कमर्शियल वायरलेस राउटर्स हैं या एक्सेस पॉइंट्स हैं उनको आप ओपन फ्लो इनेबल्ड स्विचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास वो ब्रॉडकॉम जो है उसके कुछ मॉडल्स हैं, और इसी तरह लिंक्सिस के कुछ मॉडल्स हैं, और टीपी लिंक के कुछ मॉडल्स हैं जिनके ऊपर आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह से OF13 सॉफ्ट स्विच, ये भी यूज़र स्पेस सॉफ्टवेयर स्विच है, और इसको बनाया गया बेसिकली एरिक्सन की जो ट्रैफिक लैब 1.1 स्विच है सॉफ्टवेयर, उसकी बेस के ऊपर इसको बनाया गया। ये आपके पास हो गया। और ओपन वी स्विच ये बहुत पॉपुलर है, ये आपके मिनी नेट के अंदर भी अवेलेबल है। उस ओपन वी स्विच की इम्प्लीमेंटेशन उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल बहुत सारी इन्वायरमेंट्स के अंदर। कंट्रोलर हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने बताए हैं। पॉक्स है आपके पास, ठीक है, ये कुछ लैब्स में आपको करवाऊंगा। इसमें पॉक्स को हम यूज़ करेंगे। पॉक्स की जो इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि क्योंकि पाइथन बेस्ड है तो पाइथन के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। अगर किसी को नहीं भी पाइथन आती तो वो भी बहुत थोड़े से टाइम में जो है ना इसको सीख सकता है, इसमें बहुत ही आसान है। तो पाइथन पॉक्स जो कंट्रोलर है उसमें पाइथन को यूज़ करके आप उसके स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और उसके अंदर आप जो नेटवर्क एप्लीकेशन बनाना चाहें तो आप पाइथन में उसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉक्स आपके पास है, आरएस है, ये जावा बेस्ड है, मल है आपके पास, ये सी बेस है, और इसके अंदर यू हैव सी बेस जो है मल्टी थ्रेडेड जो है आप एप्लीकेशन जो है नेटवर्क एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास नॉक्स है, इसके अंदर सी प्लस प्लस पाइथन को यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे पास ओपन फ्लो का पहला कंट्रोलर है। उसके बाद फिर इसमें कुछ चेंजेस की गई, फिर उसको हमारे पास पॉक्स आ गया। तो जो है पहले नॉक्स था, फिर उसके बाद उसको थोड़ा अपडेट किया गया उसके अंदर, तो पॉक्स हमारे पास है। फिर उसके बाद और सारे, लेकिन जो ये नॉक्स है ये हमारे पास सबसे जो है पहला
ओपन फ्लो कंट्रोलर। इस तरह से जैक्सन है, जावा बेस्ड है, और ये नॉक्स डिपेंडेंट जावा बेस्ड ओपन फ्लो कंट्रोलर है। ट्रिमा है, इसमें सी और रूबी को यूज़ किया जा सकता है, उससे आप बना सकते हैं। बीकन है, ये जावा बेस्ड है। इवेंट बेस्ड और थ्रेडेड ऑपरेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट है इसकी। इस तरह से फ्लड लाइट है, और बहुत सारे और भी हैं। ये कुछ के जो है नाम हमने देख लिया, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हम अब देख लेते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर आगे इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में इन रिसर्च प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया एसडीएन का, उसके आर्किटेक्चर का, ओपन फ्लो का, और अभी हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर रिसर्च हो रही है, तो रिसर्च की जा सकती है। इसमें हमारे पास पहला इशू है वो है स्केलेबिलिटी का। क्योंकि हम जब बात करते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल की, अगर हम इसकी आर्किटेक्चर को देखें, तो हम जब बात करते हैं सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर की, ये सेंट्रलाइज इंटिटी जो है, यहाँ पे सारा कंट्रोल हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। हम कहते हैं यहाँ से जो है तमाम डिवाइसेस और तमाम नेटवर्क जो है इस सेंट्रलाइज डिवाइस से कंट्रोल होगा। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, हमने देख लिए, लेकिन इसका इशू ये है कि अगर हमारे पास ये सेंट्रलाइज इंटिटी जो है ये बॉटलनेक बन जाती है, क्योंकि ये इस पर अगर लोड ज़्यादा हो जाता है या किसी वजह से ये डाउन हो जाती है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो उस पर उसका इफेक्ट होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं। इसके में हमारे पास ये सॉल्यूशन हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर्स हों। एक कंट्रोलर ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। एक कंट्रोलर जो है उससे हमारे पास नेटवर्क वो बॉटलनेक बन जाएगा, तो मल्टीपल कंट्रोलर्स को यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर रिसर्च हो सकती है कि किस तरह से नेटवर्क जो है उसका साइज अगर बढ़ जाता है, तो ये हमारे पास जो सिंगल कंट्रोलर है ये सफिशेंट नहीं होगा। तो कंट्रोलर्स को ज़्यादा किया जाए, कितने कंट्रोलर्स होने चाहिए, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम है कि हमारे पास कितने कंट्रोलर होने चाहिए, और उन कंट्रोलर्स की तादाद को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। कब उसकी कंट्रोलर की तादाद को ज़्यादा किया जाए, कब उसकी तादाद को कम किया जाए, ये हो गया। अब हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं, तो हर कंट्रोलर जो है वो सबसेट ऑफ एक पोर्शन ऑफ नेटवर्क को जो है वो कंट्रोल या मैनेज कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर उसमें इश्यूज आ जाते हैं कि वो आपस में कंट्रोलर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, आपस में स्टेट्स को कैसे एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह से अगर कंट्रोलर्स जो हैं उनके दरमियान रिसोर्सेज हैं, उन्होंने उनको अगर स्लाइस करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, तो वो रिसोर्सेज कैसे कंट्रोलर्स में स्लाइस की जाएंगी या उसको शेयर किया जाएगा। इसी तरह से फिर हमारे पास कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान डिले है, क्योंकि तमाम स्विचेस एक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ जो कम्युनिकेशन हो उसके अंदर डिले आए, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ डिसीजन जो हैं वो गलत हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके आर्किटेक्चर को हम देखते हैं, और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अगर आप इस आर्किटेक्चर को देखें, तो होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई पैकेट आता है, तो कंट्रोलर जो है इन तमाम स्विचेस में फ्लो एंट्रीज को इंस्टॉल करता है। उसके बाद पैकेट जो है वो फॉरवर्ड होता है इन कंट्रोलर्स, इन स्विचेस के थ्रू, ठीक है। अब अगर कोई पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है और उससे रेलिवेंट जो फ्लो एंट्री है वो कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहा है और उसके अंदर डिले आ जाए, तो इससे हमारे पास हो सकता है कि जो हमारी नेटवर्क की स्टेट जो है वो स्टेबल ना रहे, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर इशू आ सकता है। तो ये हमारे पास हो गया कि कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान डिले की वजह से जो है डिसीजंस में इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर रिसोर्सेज को स्लाइस किया जाए सीपीयू या बैंडविड्थ, तो डिफरेंट कंट्रोलर्स को
किस तरह से ये रिसोर्सेज एलोकेट की जाएं, ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज किया जाए, ये जो रिसोर्स एलोकेशन है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रोलर्स, ठीक है। इसी तरह से एसडीएन को यूज़ करके ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना डाटा सेंटर नेटवर्क के अंदर। हमारे पास जो ग्रीन डाटा सेंटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रही, उनको शट डाउन कर दिया जाए, कुछ इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उनको जो है टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर दिया जाए, जिससे एनर्जी को जो है वो बचाया जाए। तो एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, हम अपने यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वहाँ पे बहुत सारे राउटर्स डिवाइसेस लगी हुई हैं, और अक्सर औकात फॉर एग्जांपल दिन के वक्त वो इस्तेमाल होती हैं, और 4 बजे जब सब ऑफिसेज और क्लासेस ऑफ हो जाती हैं तो वो स्विचेस और डिवाइसेस ऑन रहती हैं फॉर एग्जांपल। तो उनके लिए जो है सॉल्यूशन दिया जा सकता है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज जो है, अगर यूसेज नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए, जिससे बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है एनर्जी एफिशिएंट जो है वो रिसोर्सेज जो है हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम बड़े नेटवर्क की बात करें, वहाँ बहुत ज़्यादा फिर डिवाइसेस भी हैं और वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का इशू भी है। तो वहाँ पे जिस तरह से हमने डाटा सेंटर नेटवर्क की बात की, तो वहाँ पे भी इस रिसर्च इशू को जो है देखा जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास है फॉल्ट आइसोलेशन। बस है। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सही है सर। अच्छा जी, फॉल्ट आइसोलेशन हमारे पास, अगर आप जो प्रोग्राम नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वो फॉल्ट जो है उसको आइसोलेट करना कि वो फॉल्ट कंट्रोल प्लेन में है कि वो डाटा प्लेन के अंदर है। क्योंकि अब हमारे पास कंट्रोल प्लेन सेंट्रलाइज है, ठीक है, उसमें नेटवर्क एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाएगा, वो कंट्रोलर पे रन होंगी। अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि ये फॉल्ट जो है ये कंट्रोलर एप्लीकेशन के अंदर, कंट्रोलर के अंदर है, या कंट्रोलर के ऊपर जो नेटवर्क एप्लीकेशन है उसके अंदर है, या ये जो है जो हार्डवेयर है नेटवर्किंग फॉरवर्डिंग डिवाइस है उसके अंदर है। ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है। इसके अलावा डाटा प्लेन वेरिफिकेशन, हेडर स्पेस, ये हमारे पास डाटा प्लेन जो है उसको, उसके अंदर फॉल्ट वेरिफिकेशन करना, फॉल्ट को चेक करना, ये एक बड़ा एरिया है। इस तरह टेस्टिंग एंड डिबगिंग जो हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाएंगी, तो जिस तरह से हमारे पास ट्रेडिशनली जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन, तो उनकी टेस्टिंग और डिबगिंग होती है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास एसडीएन के अंदर नेटवर्क एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती हैं, राउटिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ये सारी, तो अगर उन एप्लीकेशन को जब प्रोग्रामर डिज़ाइन करेगा तो उसको टेस्ट कैसे करेगा, और कि भाई ये एप्लीकेशन जब नेटवर्क पे रन होंगी तो उसको उसके अंदर डीबग करना कि उसके अंदर कोई पैकेट, तो ये एप्लीकेशन जब नेटवर्क पे रन होगी तो पैकेट लॉस तो नहीं होंगे, या फॉर एग्जांपल वो एप्लीकेशन जो है एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो क्या ये पैकेट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं होस्ट को रिसीव हो रहे हैं कि जिनको रिक्वायर्ड हैं, क्या कोई लूप होल्स तो नहीं है, कोई पैकेट लॉस तो नहीं हो रहे, ठीक है, कोई राउटिंग की, मतलब डिफरेंट जो नेटवर्क एप्लीकेशंस जब रन होंगी तो जो इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें दो होस्ट जो हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए और नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल दो होस्ट जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज जो है टेस्टिंग और डिबगिंग करना नेटवर्क एप्लीकेशन की, ये भी इसके लिए फ्रेमवर्क देना, ये भी हमारे पास रिसर्च एरिया है। दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जब आपके पास नेटवर्क एप्लीकेशंस आप डिज़ाइन करनी है एसडीएन के लिए, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको इस्तेमाल करके डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सके, जिस तरह से हमारे पास ट्रेडिशनली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, आपके पास पाइथन है, ठीक है, वीबी डॉट नेट है,
ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अब एसडीएन एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ बनाई गई हैं, कुछ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेजेस इसके अंदर रिसर्च करना कि किस तरह उनका डिज़ाइन होना चाहिए उन लैंग्वेजेस का, ठीक है, और उनका जो सिंटैक्स और स्ट्रक्चर वो सब कुछ वो भी इसमें आ जाता है। और इसी तरह से ऐसे एसडीएन के अंदर आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर ऐसा फ्रेमवर्क देना, ऐसी मैकेनिज्म डिफाइन करना जिसके ज़रिए से जो है एसडीएन नेटवर्क को फॉल्ट टॉलरेंट बनाया जा सके कि अगर इसके अंदर कोई इशू आ जाए कंट्रोलर के अंदर या कंट्रोलर के किसी कंपोनेंट के अंदर, तो वो किस तरह से उस फॉल्ट को टॉलरेट कर सके और कम्युनिकेशन और वो नेटवर्क जो है वो उसके अंदर कम्युनिकेशन होती रहे। तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास हम अगर कहते हैं कि जी मल्टी कंट्रोलर आर्किटेक्चर है तो वो हमारे पास ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, क्योंकि अगर मल्टी कंट्रोलर अच्छा फिर मल्टी कंट्रोलर आर्किटेक्चर के अंदर ये भी है कि जब अगर एक कंट्रोलर जो है डाउन हो जाता है तो वो फिर उसकी ट्रैफिक जो है दूसरे कंट्रोलर को हैंडल करनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं तो उसके अंदर ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है तो कंट्रोलर्स डायनामिकली ज़्यादा हो जाने चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रैफिक कम हो गई है तो उसका भी कोई हल होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंट को इंक्रीज करने के लिए एसडीएन के अंदर भी काम हो सकता है। तो ये हमारे पास आज इंट्रोडक्शन था एसडीएन का, ओपन फ्लो का, और कुछ रिसर्च जो हमारे पास इसमें